हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इस सेगमेंट में हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास से अति महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों से ताम्रपाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो ताम्रपाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेरठ व सहारनपुर से। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? मेरठ व सहारनपुर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सिंगरौली या कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो या सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में सिंगरौली स्थित है। बेलन घाटी काफी महत्वपूर्ण स्थल है। यह प्राग ऐतिहासिक कालीन, एक तरह से कहा जाए मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यह कहाँ है? तो वर्तमान में ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज। और कुछ क्षेत्र मिर्जापुर के भी आते हैं इसमें। सराय नहर राय, ये भी एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। मादहा, मादहा जो है यह भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यह कहाँ स्थित है? ये भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित। कहाँ कर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रस्तुति कौब अवस्थित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में। तो समुद्रगुप्त के जो सामरिक विजयों का वर्णन करती है जो प्रशस्ति काव्य है, वो कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, प्रयागराज जिले में यह स्थित है। आपका आंसर क्या बन जाएगा? प्रयागराज। आइए अगला प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है, इसे किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? तो ये कवि राज्य कहलाता था। क्या कहलाता था? कवि राज्य। यानी समुद्रगुप्त की अगर उपाधि की हम लोग बात करें तो इसकी उपाधि क्या थी? कवि राज्य थी। लिच्छवी दौहित, ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। लिच्छवी दौहित कहा जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि की अगर हम लोग बात करें तो इसका दरबारी कवि जो था, हरिसेन था। क्या था? हरिसेन जो था, यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक की अगर बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी कौन थे? हरिसेन थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर। तो सिराजे हिंद जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? जौनपुर बन जाएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। यानी कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है। और आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। यानी आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लाहौर, सिकंदरा या प्रयागराज? तो अकबर का जो मकबरा है यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक नगर है सिकंदरा, यहीं पर अकबर का क्या है? मकबरा स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इत्मुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा भी कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। खुसरो का मकबरा, तो खुसरो का मकबरा जो है यह प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। और हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, यानी न्यू दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला है जहांगीर के मकबरे की। अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर का मकबरा जो है यह कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान, मंगल पांडे, लियाकत अली? तो बरेली से जो 1857 का विद्रोह था वह किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खान के द्वारा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान हो जाएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इसमें से कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व था नाना साहेब और तात्या तोपे के द्वारा। तो तात्या तोपे यहाँ हम लोग लिख देते हैं, तात्या तोपे या नाना साहब के द्वारा। अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमा अहमदुल्ला थे, अहमदुल्ला थे। झांसी में 1857 का विद्रोह तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, रानी लक्ष्मी बाई के द्वारा 1857 का विद्रोह किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इसका विद्रोह किया गया था। प्रयागराज में लियाकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर के द्वारा। कौन थे? बहादुर बहादुर शाह जफर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी? कानपुर अधिवेशन 1925, बेलगांव अधिवेशन 1924, लाहौर अधिवेशन 1929 या कराची अधिवेशन 1931? तो सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन 1925 को चुना गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो किस कांग्रेस में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1886। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ये कलकत्ता अधिवेशन, यानी कलकत्ता अधिवेशन अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसमें भी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।